अब इतना बड़ा लीडर नहीं है, मैं आपकी तरह अभी बच्चा हूँ, छोटा हूँ, अभी मैं उड़ी के लोगों का नौकर हूँ, तो मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं रफीक साहब कोई चीज़ बोले तो कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तरफ से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, जो मुझे कहता है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी काबिलियत है, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी न किसी तरीके से उड़ी के लोगों का मसला हल होना चाहिए। आपको लगता है? आप देख रहे हैं LOC वर्ल्ड और मैं आपका मेज़बान आदिल खान। इस टाइम हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके में। आज हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, BDC रफ़ीक प्लॉट साहब। आज हम इनसे बात करेंगे हवाले से जो आए दिन देखा जा रहा है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, या उड़ी ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, क्या डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से हम आज रफ़ीक साहब से बात करें। रफ़ीक साहब, शुक्रिया आपका LOC वर्ल्ड को टाइम देने के लिए। थैंक यू। रफ़ीक साहब, आप बताइए कि जो यहाँ पे उड़ी का ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है सियासतदान या पॉलिटिशियंस या चेयरमैन हो या कोई हो, ठीक है, एक पार्टी के साथ फिर दूसरी पार्टी के साथ, उसकी जैसे भारत जी हमारे पहले उधर गए फिर आज वापस आ गए, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक उड़ी की सियासत का तल्लुक है, उड़ी में एक पुराना निज़ाम चलता था। जो गांव के बड़े खड़पेंच या बड़े लोग होते थे तो वो समझते थे कि ये गांव के लोग हमारी जागीर हैं। गरीब लोगों को दबा के, गरीब लोगों को उलझा के, लड़ाइयाँ करवा के, पुलिस में लगा के, वो एक निज़ाम था इससे पहले। लेकिन आस्ता आस्ता उसको हमने ख़त्म किया। अभी भी लोगों के ज़हन में वही चीज़ है, लेकिन अब उड़ी के अंदर पढ़े लिखे नौजवान हैं और नौजवानों को कल भी मैंने यहाँ पे आपके कुछ चैनलों के ज़रिए लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे ये बोला था, उड़ी के नौजवानों को, कि आपको आगे आना चाहिए। ये उड़ी हमारी है, ये उड़ी के लोग हमारे हैं, ये उड़ी की मिट्टी हमारी है, और इसकी तामीर और तरक्की के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर बनाने के लिए तो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए। और हम मिलजुल के देखेंगे, जहाँ जिस इंसान की जो काम करने की क्षमता होगी उसको पूरी मदद करेंगे, और मदद करके ताकि ये उड़ी एक खूबसूरत उड़ी बने, यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट हो। यहाँ पे ठीक साहब, देखा जाए तो कैसे प्रमोट होगी? पॉलिटिशियन जो हमारे हैं कभी एक पार्टी के साथ जा रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी के साथ, लेकिन गरीब आवाम जहाँ की है वहीं पे खड़ी है। नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है वो, कुछ चापलूस लोग हैं। पॉलिटिशियन कहाँ हैं? पॉलिटिशियन जो होते हैं वो, उनका विजन बहुत बड़ा होता है, वो कम्युनिटी और कौमों के लिए होते हैं, और वो जब उनकी आने वाली नस्लों के फ्यूचर पर जब कोई एंच आती है तो वो अपनी सियासत को भी दांव पे लगा देते हैं। वो पीछे नहीं देखते कि मैं इसके से मुझे लोगों से नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो कौमों का सोचते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो अपनी साख्त बचाने के लिए यहाँ पे कल जिस तरह आप मोहतरम भारत कुमार जी की बात कर रहे हो, मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में मैंने कल बता दिया, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये है कि वो, उसको यहाँ नज़र नहीं आया अपनी पार्टी में कि नहीं, यहाँ मेरी शायद वो जो ताज साहब के पास ग्राउंड खाली है वो अपनी पार्टी में शायद नहीं है, और फिर अपनी पार्टी में ये जो असूल की जंग है, जो उड़ी के लोगों को नई सोच देनी चाहती है अपनी पार्टी। अल्ताफ़ बुखारी साहब की सरबराही में एक नई उड़ी बनाना चाहती है, एक नई डेवलपमेंट को आगे लाना चाहती है, और नौजवानों को खास तौर पर प्रमोट करना चाहती है। और हमने एक ही चीज़ का उससे एतराज़ किया था कि जनाब, जो आपने ये अपनी प्रॉपर्टी में, जो जम्मू का कोई आदमी है जिसने शराब का ठेका लिया है, आप अपनी प्रॉपर्टी में मत दें, क्योंकि आप उड़ी से लेकर बुनियाद तक पूरी तहसील के अंदर आप जाते हो। चाहे वो ताज साहब के स्टेज पे आप जाते थे, अब हमारे स्टेज पे आप जाओगे, आप लोगों को भाषण देते हो, आप स्टेज सेक्रेटरी बनते हो, आप लोगों को समझाते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी में शराब का ठेका खुलेगा तो ये हमारी पार्टी की सेहत पे, हमारी नौजवानों की सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, जिसका हमने उसको एतराज़ किया। और उसने बोला नहीं, ये मेरी अपना बिजनेस का मसला है, तो उस बंदे ने वो दे दी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से पार्टी में आनबान हुई और वो पार्टी छोड़ के चला गया। हमें उसका दुख नहीं है। पार्टी आपने उन्होंने खुद छोड़ी या नहीं? जब पार्टी में क्राइसिस हुआ, जब हमने उसको बोला कि आपकी अगर कोई नीड है वो पार्टी पूरा करेगी जी, वो पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी के प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है, हम लोगों की जिम्मेवारी है। अगर आपकी कोई नीड है हम पूरा करेंगे, लेकिन हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे आप हमारी पार्टी में रह के, हमारी पार्टी के स्टेज से आप तकरीरें करो और फिर आपकी प्रॉपर्टी में शराब बेचें और हमारे नौजवान उसमें तबाह हो, जिसकी वजह से उसको लगा कि नहीं, इस पार्टी में मेरा रहना मुनासिब नहीं है, और उसने दुकान नहीं बंद की। और हमने पार्टी से हमने बोला, भाई साहब, जब तक आप दुकान नहीं बंद करोगे तब तक हमारी पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपका कहना है कि आप ही ने उनको वहाँ से निकाल दिया? बिल्कुल, वो तो एक वाज़ेह हमारी पॉलिसी है, हमारे कायद की वाज़ेह पॉलिसी है। हमारे जो अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं वो सईद बरादरी से हैं, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, और अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। तो हम उड़ी के अंदर ऐसा गंदा माहौल तो नहीं पैदा करेंगे ना। हम उड़ी के अंदर वो लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम को ये हमारे ये उड़ी टाउन में आता है, लेकिन इस टाउन की क्या हालत है? ना रोड है, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पहले भी नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो एक वॉशरूम तक नहीं है यहाँ पे। देखिए, जब तक ना हमारे नौजवान आगे आएंगे तो ये हालत होगी ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 जमातों का राज था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पहले ताज साहब का कांग्रेस में थे, आज वो DAP में, इन 2 जमातों का था।
लोगों की सोच एक जो थी ना, वो हमारे नौजवानों की खास तौर पर ऐसा लोगों को फीड किया गया था कि नहीं जनाब, इन दो पार्टियों के बगैर यहाँ कोई है ही नहीं। अब मैंने अपने डीडीसी इलेक्शन जब हुआ तो मैंने सोचा, मैंने पार्टी से मैंडेट मांगा जब, तो ताज साहब ने बोला नहीं मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने बोला नहीं जनाब, अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो हम उड़ी वाले खाली ताड़ियां मारने के लिए, नारे मारने के लिए नहीं है ना, हमारा भी तो फ्यूचर हम लोगों का। मैंने अपनी पार्टी को जहां अल्ताफ बुखारी साहब से मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ के 3,000 वोट लाया। वो मैंने इसलिए लाया, मैंने या जीतने हारने के लिए नहीं लाया। मैं नौजवानों को एक हौसला देना चाहता था कि नहीं, आप खड़े होइए, जब आप खड़े होंगे किसी फील्ड में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि जब तक ना अब आने वाले टावन के इलेक्शन हैं उड़ी के अंदर, जब टावन के इलेक्शन होंगे, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उड़ी के नौजवानों को, लगामा के नौजवानों को, भांडी के पढ़े लिखे नौजवानों को गुजारिश करूंगा कि आप आगे आइए, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और जब बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे। तो आप भी इस टाइम बीडीसी हैं, आपने कभी सोचा कि भाई इस उड़ी में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, या रोड की प्रॉब्लम है, या ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, या वॉशरूम की प्रॉब्लम है, उसके हवाले से आपने क्या किया? देखिए, जहाँ तक बीडीसी का ताल्लुक है, मैं हमारा जो है हमारा ये टावन का आपने कभी गौर व फिक्र भारत जी से बात? बिल्कुल गौर व फिक्र मैंने भारत जी को 10 बार बोला। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल के सामने एक बना हुआ बाथरूम वो बंद है, फिर मैंने उनको बोला कि नीचे अड्डे में जो हैं उनको चालू कीजिए, और बाकी आपके पास करोड़, 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया साल का आता है, आप एक इलाके को लोग आके डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन देखो, यहाँ पर पार्टी जो पॉलिटिक्स है ना, जो गंदी सियासत है, उस सियासत की वजह से यहाँ उड़ी में कुछ लोगों ने एक गिरफ्त बनाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ तामीर और तरक्की नहीं हो रही है। आपको लगता है कि इस उड़ी में डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जहाँ तक जिस तरह की हमारी उड़ी 1947 से पहले थी, एक उड़ी हब था, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का गेटवे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता था, मतलब बिजनेस का हब भी था, और पूरी कश्मीर से यहाँ से चीज़ें सप्लाई होती थी। उस तरह से अगर हम देखेंगे तो उड़ी एक नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम उड़ी के लोग ऐसे लोग हैं, जब हमारी मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करना होता है तो गुज्जर हों, पहाड़ी हों, कश्मीरी हों, 90% 80% पोलिंग करके हम जमहूरियत को मजबूत करते हैं। तो उस तरीके से हम देखा जाए तो उस तरीके से हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में थे, उनको हमने एक वफद दे के गए थे, और बॉर्डर भर्ती का हमने एक प्रपोजल रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो किया उन्होंने। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हमें जो उड़ी में करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उड़ी के अंदर 2 पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं, 2880 करोड़ रुपया जो उड़ी फर्स्ट का एक साल की बचत जाता है NHPC को, और 1440 करोड़ रुपया हमारे उड़ी सेकंड का जा रहा है। तो 12% जो पावर है उड़ी का, वो स्टेट गवर्नमेंट को फ्री NHPC दे रही है। पिछले दिनों भी हमने एक इशू उठाया कि जनाब आप 12% ठीक है आप स्टेट गवर्नमेंट को दें, लेकिन हमें 1.5% उस पावर प्रोजेक्ट का और 1.5% इस पावर प्रोजेक्ट का पावर चाहिए उड़ी के लोगों के लिए। वो हमारी कोई पहले हमारी जो फीस बनती थी वो साल की कोई 18 करोड़ रुपया बनती थी। अब मेरे ख्याल में जब से इन्होंने ये बिजली की फ़ीस ज़्यादती की हुई है उड़ी के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, कोई 690 रुपये आई है, तो ये कोई 30-35 करोड़ रुपया बनती है। तो वो अगर हम 3% पावर प्रोजेक्ट डेट उसका और डेट इसका अगर हम लेंगे तो सारी उड़ी को पावर फ्री हो सकता है, 24 घंटे हो सकता है। इसके लिए इस काम के लिए एक तो दिल वाला आदमी चाहिए, यहाँ से जिसकी सटर तक जल्दी हो वो आदमी चाहिए, और दूसरा वो आदमी चाहिए कि जिसको आवाम के साथ हमदर्दी हो। ये लोग तो जो आते हैं यहाँ पे सियासत करने, इनको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं रहेंगे तो ताज साहब के साथ जाएंगे, ताज साहब के साथ नहीं रहेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो इसलिए हमने एक नया उसमें देखा जाए तो उसमें ये है कि अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जाना, उसमें गरीब आवाम का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर अपनी पार्टी का एक नया विकल्प निकाला है अपनी पार्टी का कि आप हमारी कायद का और हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम 500 यूनिट जो है पावर फ्री देंगे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को, और स्पेशल उड़ी के लिए। तो मैं ये अपनी पार्टी के कायद से मैंने गुजारिश की है, यहाँ से लेकर पावर मिनिस्टर तक हमारी बात चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उड़ी में जो हमारे 2 पावर प्रोजेक्ट हैं, जो 12% पावर जाता है, वो 1.5% एक और 1.5 दूसरे का 3% जो पावर है हम उड़ी के लिए लेके रहेंगे। उसके लिए हमारी बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ से लेकर ऊपर तक बात चल रही है। आने वाला वक्त देखेगा, उड़ी के लोग हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह हम उड़ी को पावर फ्री करवा के छोड़ेंगे। रफीक साहब, एक बात और देखी जाए तो जो हमारा NS ब्रिज है जो इंटरनेशनल हाईवे पे है, उसकी क्या हालत है? देखिए, उस पर हमने बहुत शोर शराबा किया। बीकन के पास है वो कोई ठेकेदार बीच में आया था, फिर इसको कोई स्टे हो गया कि क्या मसला हो गया बीच में इसका। आपने देखा था कि हमने वो काम चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ इशू आ गए, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गए, तो उस पर इंशाल्लाह फिर हमारी बीकन वालों से बात हो रही है, बाकी चीज़ों से बात हो रही है, तो इंशाल्लाह हल करेंगे। देखिए, रफ़ीक साहब का रफ़ीक है कि जो यहाँ पे वाइन शॉप खुली है
ठीक है, उससे ये जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान हैं, वो तरक्की की तरफ चलेंगे या वाइन शॉप की तरफ चलेंगे? आपको क्या लगता है? आप बताइए। नहीं, मैं कहता हूँ आपको क्या लगता है? देखिए, जो उड़ी के लोग अमन पसंद, मोहब्बत करने वाले, छोटे बड़े का एहतराम करने वाले, हमारे नौजवान, हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माएँ, तो अगर उस माहौल के अंदर आप एक वाइन शॉप को लाके खोलोगे, एक ऐसी बीमारी को लाके खोलोगे, तो क्या उस वहाँ के नौजवानों के माहौल पे असर नहीं पड़ेगा? 2 बार एमसी के चेयरमैन बने हो, 2 बार एमसी के चेयरमैन बने हो, और आपको मुस्लिम मेजॉरिटी के लोगों ने चेयरमैन बनाया है। आप अपनी प्रॉपर्टी में कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि पूरी उड़ी के मुसलमान, जब वहाँ पे उड़ी के लोग, देखो हिंदू बरादरी के 90% लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और 90% हमारे नौजवान हिंदू बरादरी के इस चीज़ के हिंदू बरादरी के मुखालिफ हैं। हमारी वहाँ की माएँ मुखालिफ है, हमारे वहाँ के नौजवान मुखालिफ है, हमारे हिंदू बरादरी के सब लोग मुखालिफ हैं। लेकिन भारत कुमार जी ने हमारी बात नहीं मानी, और जिसकी वजह से उसको अपनी पार्टी से 21 दिन के अंदर वापस जाना पड़ा। यही तो बात हुई ना भाई, हम पार्टी में मुझे वाइन शॉप बंद करा रहे हैं, तो वो वापस गया। तो आपको लगता है कि वाइन शॉप की वजह से वो वापस गए? भाई साहब, ऐसे आदमी को हम किस तरह अपने स्टेज पे चढ़ा के तकरीर करते हैं, जिस आदमी ने शराब की दुकान अपनी प्रॉपर्टी में दे दी, 50,000 की लालच करके अपनी प्रॉपर्टी में शराब की दुकान दे दी। तो अगर उड़ी के लोग कल वो डीएपी के ताज साहब के स्टेज से तकरीर करे, मैं तो नौजवानों को गुजारिश करूंगा, पूरी उड़ी के नौजवानों को गुजारिश करूंगा, पूरी उड़ी के नौजवानों को गुजारिश करूंगा कि उस स्टेज से, उस पार्टी से बाइकाट करें जिस पे भारत कुमार जी जाके वहाँ स्टेज सेक्रेटरी बने और वहाँ तकरीर करे और बोले कि जनाब ताज साहब को वोट दो। इसका मतलब कल आप यहाँ पर दिल्ली की तरह कोठे भी खोलोगे, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे, तो हम इस चीज़ का तो कंडम करते हैं। हमारा एक माहौल अच्छा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा, और ये भारत कुमार ने बहुत बड़ी गलती की है। आज ही मैं उसे गुजारिश करता हूँ, आप बेशक आप अच्छे लीडर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन आज ही मैं उसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप अपनी प्रॉपर्टी में से वाइन शॉप को, अगर आपने कुछ जैसे भी उसे एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट को वापस लेके वाइन शॉप को बंद करें। चाहिए था, अगर वाइन शॉप नहीं खोलते, वहाँ पे जो पेट्रोल पंप का काम लगा है यहाँ पे लगामा में, उस पर भी स्टे, उसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। सिर्फ वाइन शॉप के पीछे के नौजवानों का जो आने वाला फ्यूचर है वो पूरा ख़राब हो जाए। नहीं, भारत जी एक बहुत अच्छे, समझे, सुलझे हुए आदमी, जिस आदमी ने पूरी उड़ी, बोनियार, बजामा, लच्छीपुरा, कमलकोट और पूरी उड़ी के अंदर जो आदमी नुमाइंदगी करता है, जिसके पास पूरी उड़ी के मुसलमानों का, पूरी उड़ी के पहाड़ी गुज्जर कश्मीरियों का स्टेज है, जो सब उसको लीडर मानते हैं, वो लीडर अगर यहाँ वाइन शॉप, उसको तो कुर्बानी देनी चाहिए थी उड़ी के लोगों के लिए, उसको तो सरेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए थी कि जनाब मुझसे मेरी प्रॉपर्टी मांग रहे थे, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ। तो उड़ी के लोग खुश हो जाते, उड़ी के लोग उसको हार पहनाते, और उसकी पॉलिसी जाने वो कहाँ पे उनको वाइन शॉप वालों को देते नहीं देते, वो उनका मसला था। लेकिन भारत कुमार जी जो 2 बार एमसी के चेयरमैन रह चुके हैं, और जो ताज साहब के इतने बड़े लीडर के पीआरओ रह चुके हैं, और जो पूरी उड़ी के अंदर कमान करते हैं, और उस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी में 50,000 की लालच करके वाइन शॉप का वो दे दिया, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गलत किया, और उड़ी के नौजवानों को भारत कुमार जी और उसकी जमात का भी बाइकाट करना चाहिए। अब आखिर में आपका क्या पैगाम रहेगा आने वाली जनरेशन पे? आने वाली जनरेशन को मैं उड़ी के नौजवानों को दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नौजवानों, 50 साल से जिस जमात के अंदर आप हो, 20 साल से जिस जमात के अंदर आप हो, आप लोगों ने इन लोगों को आजमाया हुआ है, इन लोगों को छोड़ के आप आइए। जिस नौजवान की जो काबिलियत होगी, रफ़ीक बलोट एज ए पार्टी का तहसील प्रेसिडेंट, एज ए बीडीसी नौजवानों से गुजारिश करता है और नौजवानों को यकीन दिलाता है कि आप अपनी पार्टी में आइए। आप अपनी पार्टी, आपको जहाँ जहाँ जिस जगह आपको अपनी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, रफ़ीक बलोट के खून की ज़रूरत पड़ेगी, पार्टी के जिस मदद की ज़रूरत पड़ेगी आपको पार्टी देगी। आने वाला जो यहाँ पे पंचायती इलेक्शन आ रहा है, जो एमसी का इलेक्शन आ रहा है, हम हर मुमकिन जो भी हमसे मदद होगी, हम हर गांव के अंदर नौजवानों को खड़ा करेंगे, और नौजवानों को खड़ा करके, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हो, खुली ऑफर हमें गुजारिश करता हूं नौजवानों से कि आप आगे आइए। खानदानी राज से जो 30-30 साल से आपने पार्टियां आजमाई हैं, जो 20-20 साल से आपने पार्टियां आजमाई हैं, आप उनके बतौले में फिर जाओगे, हम आपका ये करेंगे, हम आपका वो करेंगे। मुझे लगता है फिर उड़ी के नौजवानों को धोखा लगेगा। आओ हम मिलकर एक नई दुनिया बसाएं, एक नई उड़ी बनाएं, और एक नई उड़ी को बना के हम आगे चलाएं। हम नौजवान भी देखते हैं कि हम किस तरह सियासत कर सकते हैं और उड़ी की तामीर और तरक्की में क्या रोल अदा कर सकते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। मेरी नौजवानों से यही गुजारिश है। शुक्रिया बात करने के लिए रफ़ीक साहब। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन रफ़ीक बलोट साहब। कैमरामैन के साथ मैं आदिल खान, LOC वोट।